दोस्तों चाइना और अमेरिका के बीच में दिन ब दिन लड़ाई का संभावनाएं बढ़ते जा रहा है। जब से अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा हुआ है तब से ही चाइना एक तरीके से हमलावर मुद्रा में है और किसी भी वक्त चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है। ऐसे में अगर चाइना के द्वारा कोई हमला किया जाता है तो ऑब्वियसली अमेरिका को अपने सुपर पावर की हैसियत को बचाने के लिए इस लड़ाई में कूदना पड़ सकता है, जिसमें एक तरीके से देखे तो चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगा। पर दोस्तों वहीं पे लड़ाई की संभावनाएं जब बढ़ते जा रहा है तब एक्सपर्टों का कुछ अलग ही कहना है। पूरा दुनिया को जहां पे लगता है कि ऐसे लड़ाई के सिचुएशन में अमेरिका हथियारों के मामले में चाइना से आगे है और अमेरिका के पास अधिक मात्रा में ज्यादा बड़े और ताकतवर हथियार है, तो वहीं पे कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि अमेरिकी नेवी फिलहाल एयर सुपीरियोरिटी फाइटर के मामले में चाइना से पीछे है और चाइना एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्टों के मामले में फिलहाल अमेरिका को पछाड़ते हुए आगे है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जिस अमेरिकी नेवी के संपूर्ण बेड़े में इतने एयरक्राफ्ट है जो कई सारे देशों के एयरफोर्स के पास भी नहीं है और करीबन अमेरिकी बेड़े के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट भी है, तो वहीं पे किस तरीके से एक्सपर्टों का ये कहना है कि अमेरिकी बेड़े के पास एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में चाइना जैसे ताकत नहीं है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो हाल फिलहाल के कुछ हफ्तों के अंदर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियरों को लेकर कई तरीके के खबर आया। नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा के बाद जहां पे चाइना के द्वारा अपने दोनों ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर को हवाई जहाजों के साथ डिप्लॉय कर दिया गया, तो वहीं पे कुछ दिन पहले चाइना के द्वारा अपने टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लॉन्च किया गया था। इसके अलावा टाइप 003 के बाद इसके ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में चाइना के द्वारा अपने J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पब्लिक के सामने लाया गया है, जिसे लेकर चाइना का कहना है कि ये कैरियर बेस्ड स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को चाइना के द्वारा F-35C मतलब अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के कैरियर बेस्ड वेरिएंटों के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों को अगर आमने सामने रखा जाए तो दोनों में काफी अधिक सिमिलरिटीज है और दोनों देखने में भी काफी हद तक एक जैसा है, पर वहीं पे स्टेल्थ के मामले में हो या फिर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्टों के इंजन के मामले में सभी में अमेरिका के F-35C आगे है। वहीं पे दूसरी तरफ चाइना के J-35 के ऊपर यह भी इल्जाम लगता है कि F-35 के डिजाइन और टेक्नोलॉजीज को चोरी करके बनाया गया है। दोस्तों अमेरिका के यह आधुनिक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के इतिहास को अगर देखा जाए तो इसका शुरुआत 1970 के दशक में कोल्ड वॉर के दरमियान ही हुआ था। उस दरमियान अमेरिका को एक नया डिजाइन के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता महसूस हुआ था और इसके ऊपर काम अमेरिका के द्वारा 80 के दशक में शुरू किया गया और इसे एक एडवांस टैक्टिकल फाइटर प्रोग्राम मतलब ATF का नाम दिया गया। ATF प्रोग्राम ही बाद में F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में परिवर्तित हुआ और बेसिकली आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-22 फाइटर एयरक्राफ्टों को असल में एक एडवांस एयर सुपीरियोरिटी एयर डोमिनेंस एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया था और इसमें किसी भी तरीके के इनिशियल कंडीशन में ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं था और फिलहाल इन एयरक्राफ्टों में थोड़ा बहुत ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को जोड़ा गया है। अमेरिका की तरफ से F-22 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट बेसिकली सोवियत यूनियन के बड़े आकार के एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए किया गया था, जिनमें सोवियत यूनियन के सुखोई 27, सुखोई 30 और MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल था। हालांकि इसके ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ना होने के कारण अमेरिका की तरफ से F-22 एयरक्राफ्टों के बेस पे FB-22 नामक एक प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाया गया था, जो बेसिकली एक फाइटर बॉम्बर या फिर कहे तो टैक्टिकल बॉम्बर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट था। पर दोस्तों उस दरमियान जब अमेरिका की तरफ से F-117 नाइट हॉक जैसे एयरक्राफ्टों की तरफ ध्यान लाया गया तो अमेरिका को पता चला कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों की आवश्यकता फिलहाल नहीं है और F-117 एयरक्राफ्ट ही अमेरिका के फाइटर बॉम्बर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और इसी कारण से अमेरिका की तरफ से FB-22 प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। हालांकि दोस्तों F-22 एयरक्राफ्ट के रूप में अमेरिका के पास तब जो एयरक्राफ्ट था वो ना ही मल्टी रोल कैपेबिलिटी का था और ना ही अमेरिकी नेवी या मरीन का आवश्यकताओं को पूरा कर सकता था। इस कारण अमेरिका की तरफ से और एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया, जो बेसिकली आज F-35 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों F-35 प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक ऐसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट अमेरिका की तरफ से किया गया जो अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी, मरीन तीनों में ही इस्तेमाल होता है और ये हर तरीके के मिशन को अंजाम दे सकता है, चाहे वो बॉम्बिंग हो, ग्राउंड अटैक हो, रिकॉनेसन हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक हो या एयर सुपीरियोरिटी हो। अब दोस्तों F-35 एयरक्राफ्ट को एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है और वहीं पे इन एयरक्राफ्टों के टोटल 3 वेरिएंट है। अमेरिकी F-35 एयरक्राफ्टों के जो A वेरिएंट है वो असल में एयरफोर्स के कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट है, जबकि F-35B असल में शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट है जो मरीन और नेवी के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और F-35C असल में एक कैरियर बेस्ड या मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपल अमेरिका के पास जो 5th जनरेशन की कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है वो असल में F-35C ही है, जबकि इसके अलावा कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में अमेरिका के द्वारा F-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी एक तरीके का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। जबकि दूसरी तरफ अगर चाइना के बेड़े को देखा जाए तो चाइना के पास फिलहाल कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में J-15 एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना के द्वारा J-35 एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट किया जा रहा है
है और इन एयरक्राफ्टों को कब तक चाइना अपने बेड़े में शामिल कर पाएगा ये भी अब तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि J-35 असल में J-31 एयरक्राफ्टों के ही एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे पहले चाइनीज नेवी के द्वारा रिजेक्ट किया गया था और अब इस एयरक्राफ्ट में नए इंजन, नए एवियोनिक्स के साथ साथ डिजाइन में थोड़ा बहुत तब्दीली करते हुए चाइनीज नेवी की आवश्यकताओं को पूरा करने लायक बनाया गया है। और दोस्तों अगर अमेरिकी बेड़े के एयरक्राफ्ट और चाइनीज बेड़े के एयरक्राफ्टों के अंदर कंपैरिजन किया जाए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अमेरिका के पास जो एयरक्राफ्ट है वो असल में मल्टी रोल कैपेबिलिटी के एयरक्राफ्ट है, जबकि चाइना बेसिकली अपने नेवी के बेड़े में एयर सुपीरियोरिटी एयरक्राफ्टों को ही शामिल किया है। मतलब ऐसा एयरक्राफ्ट जो हवा में संपूर्ण रूप से डोमिनेंस बना सकता है, जबकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट हवा में डोमिनेंस के साथ साथ जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे चाइनीज नेवी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्राइम एयरक्राफ्ट कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो एक्सपर्टों का कहना है कि जो J-15 एयरक्राफ्ट है ये असल में कुछ और नहीं बल्कि रशिया की तरफ से डेवलप किया हुआ सुखोई 33 एयरक्राफ्टों के ही एक चाइनीज वेरिएंट है। और एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों के मुकाबले में ये जो सुखोई 33 एयरक्राफ्ट है या फिर इसके कॉपी वर्जन J-15 एयरक्राफ्ट है ये वजन के मामले में और हथियारों को कैरी करने के मामले में आगे है। बड़े आकार के फ्यूसलाज और बड़े आकार के इंजन होने के कारण इन एयरक्राफ्टों के द्वारा अधिक मात्रा में हथियारों को कैरी करने का क्षमता है और ये एयरक्राफ्ट बड़े मात्रा में एयर टू एयर मिसाइलों को भी कैरी करने में सक्षम है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर सामना सामनी FA-18 सुपर हॉर्नेट और J-15 जैसे एयरक्राफ्टों का कोई लड़ाई होता है तो ऑब्वियसली J-15 एयरक्राफ्टों के द्वारा अधिक मात्रा में हथियारों को कैरी करने का क्षमता तो है, लेकिन ये हथियार कितना हद तक अमेरिकी एयरक्राफ्ट के खिलाफ कारगर होगा ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि चाइना के हथियार इतना कारगर नहीं होता है कि ये लड़ाई के सिचुएशन में कोई काम कर सके। ऊपर से अगर विपक्ष में अमेरिका जैसे देश के हथियार हो जो कि टेक्नोलॉजिकली कई सारे देशों के मामले में आगे तो है ही बल्कि चाइना के मामले में कई दशकों तक आगे है। दूसरी तरफ अगर दोस्तों एक्सपर्ट का ये मानना है कि J-15 एयरक्राफ्टों के एयर सुपीरियोरिटी होने के कारण ये चाइना को बेनिफिट देगा तो वहीं पे मेरा मानना ये है FA-18 एयरक्राफ्ट मल्टी रोल होने का ये मतलब नहीं है कि इन एयरक्राफ्टों के पास एयर टू एयर कैपेबिलिटी नहीं है। मल्टी रोल मतलब ये एयरक्राफ्ट एयर टू एयर कैपेबिलिटी के साथ साथ एयर टू ग्राउंड एंटी शिप रोल को निभा सकता है। और दोस्तों J-15 एयरक्राफ्टों के एयर सुपीरियोरिटी होने का मतलब ये है कि ये केवल मात्र एयर टू एयर कैपेबिलिटी से लैस है, जबकि जमीनी हमला या फिर दुश्मन के जहाज को तबाह करने के मामले में इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी ना के बराबर है। दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के बेड़े के पास इतना J-15 एयरक्राफ्ट नहीं है कि ये अमेरिका के लिए कोई बड़ा थ्रेट बने, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के बेड़े में इतना F-35 एयरक्राफ्ट है जो अगर एकत्रित किया जाए तो शायद ये चाइना के सभी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में आगे हो। इवन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ अगर J-15 को भी जोड़ा जाए तब भी अमेरिकी नेवी के F-35 एयरक्राफ्टों के संख्या को शायद ही चाइना पार कर सके। मतलब दोस्तों अगर चाइना के द्वारा J-15 एयरक्राफ्टों के बदौलत जीत हासिल करने का सुनहरा सपना देखा गया है तो ये सुनहरा सपना शायद ही कभी संपूर्ण हो। दूसरी तरफ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि क्योंकि ये लड़ाई ताइवान के आसपास के क्षेत्र में होगा जो कि चाइना के कोस्ट लाइन से काफी नजदीक है, तो यहाँ पे चाइना के द्वारा अपने एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि अमेरिका के कोस्ट लाइन से ये काफी दूर होने के कारण अमेरिका संपूर्ण रूप से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े के ऊपर निर्भरशील है। तो दोस्तों वहीं पे अगर चाइनीज एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो चाइना के पास कुल मिला के करीबन 1700 के आसपास के संख्या में 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन के साथ साथ कुछ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो वहीं पे अगर अमेरिकी नेवी के कुल संख्या को देखा जाए तो 2018 के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बेड़े के पास 2600 से भी अधिक एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के बेड़े में करीबन 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है और दोस्तों एम्फीबियस असॉल्ट शिप या हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अपने आप में 900 से भी अधिक एयरक्राफ्टों को होल्ड कर सकता है। कुल मिला के दोस्तों इससे आप समझ सकते होंगे कि अमेरिकी नेवी की ताकत कितना है और ये किस तरीके से अगर अपने मेनलैंड से दूर में भी लड़ाई लड़े तब भी बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। हालांकि दोस्तों जिन एक्सपर्टों का मानना है कि अमेरिकी एयरफोर्स का पहुंच चाइना के कोस्ट तक या ताइवान के क्षेत्र तक नहीं होगा, तो उनके जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे अमेरिका के कई सारे बेसेस है, चाहे वो जापान में हो या फिर आसपास के अन्य क्षेत्र में। इवन गुआम में भी अमेरिका के बेस है और हवाई से भी अमेरिका के बॉम्बर एयरक्राफ्ट आसानी से उड़ान भर के ताइवान के क्षेत्र तक आ सकता है। ऐसे में जिन एक्सपर्टों का सपना यह है कि अमेरिका 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पे डिप्लॉय करेगा और उसमें ही जितने हथियार है उसका इस्तेमाल करके ताइवान का प्रोटेक्शन करेगा, तो उनका सुनहरा ख्वाब ही है। जबकि अगर लड़ाई जैसा सिचुएशन बनता है तो यहाँ पे जीतने के लिए अमेरिका की तरफ से हर तरीके के प्रयास किया जाएगा और अमेरिका को आवश्यकता पड़ता है तो अमेरिका अपने संपूर्ण नेवल बेड़े को भी यहाँ तक ला सकता है। जबकि चाइना के लिए ये और परेशानी का बात बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना को केवल मात्र अमेरिका से ही लड़ना नहीं है बल्कि अमेरिकी एलाई देश जैसे कि जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी लड़ना है। इवन लड़ाई जैसे सिचुएशन में यहाँ पे अमेरिका की मदद के लिए तो कई सारे देश है, लेकिन अब तक चाइना की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया, रशिया और पाकिस्तान जैसे देश के अलावा किसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। तो वहीं पे अगर दोस्तों चाइना के साथी देशों को देखा जाए तो रशिया एक तरफ जहाँ पे यूक्रेन के लड़ाई के लिए खुद व्यस्त है, तो वहीं पे नॉर्थ कोरिया का खुद का सिचुएशन ही खराब है और पाकिस्तान तो दूसरे के भीख पे पल रहा है। वहीं पे अगर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के लोन को बंद कर दिया जाए तो पाकिस्तान
मदद तो दूर का बात खुद का ही पेट नहीं पाल पाएगा। मतलब कुल मिला के जो एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में चाइना को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, ये खबर असल में सही खबर नहीं है, बल्कि एक तरीके से कह सकते हैं कि चाइना के दोनों ही एयरक्राफ्ट एयर सुपीरियोरिटी है, लेकिन संख्या मूलक रूप में ये इतना कम है कि अमेरिकी नेवी के एयरक्राफ्टों के सामने टिक नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।